Hello everyone, how are you? This is SVGMS Science classes for class 10 and today we are going to discuss about trends in modern periodic table. अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसके पहले हम कई पार्ट्स पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं इस चैप्टर के और ये हमारा आज लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। थ्योरी पार्ट जो होता है उसका ये लास्ट पार्ट है। तो इससे पहले हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, दूसरी जो पीरियोडिक टेबल थी डॉबरिनर की, मेंडलीव की और जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आया, उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो वाइडली एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एलिमेंट्स की या एटम्स की, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये किस तरह से वेरी करती हैं और किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता होने पर उसकी प्रॉपर्टीज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस टॉपिक से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से लर्न करने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। पिछले पार्ट में हमने वैलेंसी और एटॉमिक साइज के बारे में बात कर ली थी। वैलेंसी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने में किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी कैसे चेंज होती है। तो हमने पहले देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट में तो इंक्रीज होती है, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजेस। इस एरो के बाद एस लगाया मैंने, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इंक्रीजेस, देन उसके बाद क्या होता है, डिक्रीजेस। ये डाउन एरो का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। फर्स्ट इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है। हम जाते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, फिर सेकंड ग्रुप की वैलेंसी +2 होती है, फिर हम डायरेक्ट 13 ग्रुप पर गए थे तो वहाँ पर वैलेंसी +3 होती है, 14 की +4, 15 की -3। तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कम हो जाती है, फिर आपस से बढ़ना शुरू होती है और 0 तक जाती है 18 ग्रुप तक, ठीक है। तो आपकी जो वैलेंसी है पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर वापस इंक्रीज होती है। तो इस तरह का ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और किसी भी ग्रुप में इन अ ग्रुप, कोई भी आप ग्रुप ले लो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, या जितने भी आपके टोटल 18 ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड हैं और टोटल 18 ग्रुप है। तो इनमें से कोई सा भी आप ग्रुप ले लो 18 में से, इनमें वैलेंसी क्या चेंज होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो क्या लिखेंगे आप, रीमेन सेम। तो वैलेंसी में इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। और यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं वैलेंसी के कंसेप्ट को, तो केमिस्ट्री में जो काफ़ी चीज़ें होती हैं उनको आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड्स बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, वो सभी चीज़ें आप वैलेंसी के कंसेप्ट से सीख सकते हैं। देन हमने बात की थी एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, आपकी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ऑन मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज। क्यों होती है डिक्रीज, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बढ़ता जाता है, साथ में एक एक प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता जाता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं वे वहाँ पर एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कौन सा चार्ज वहाँ पर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उस चार्ज के कारण क्या होता है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन पर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और वे न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो साइज होती है वह धीरे धीरे छोटी होती जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, पीरियड के अंदर डिक्रीज होती है, ठीक है।
और यदि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इट विल इंक्रीज। और ये क्यों होती है, इसका भी हमने कारण देखा था कि जैसे हम एक ग्रुप लेते हैं तो हर ग्रुप के हर एलिमेंट के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है। तो ये तो बहुत आसान है बताना कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो एटम की साइज भी बढ़ेगी, उसकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। तो इस तरह से एक ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। ओके देन, तो यहाँ पर दो चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखें, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है इन अ पीरियड फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट। किस कारण से होती है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोलेंगे आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण ऐसा होता है। और जब शेल्स में इंक्रीमेंट होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एक एक शेल बढ़ती जाती है, तो उस कारण से साइज इंक्रीज होती है। और उसका मेन रीजन आप कैसे परिभाषित करेंगे, उसको हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब आप समझते हैं, शील्ड का मतलब क्या होता है, एक आवरण। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पर एक आवरण बढ़ता जाता है, किसका, एक नई शेल का। तो उस कारण से वहाँ पर जो साइज है वह बढ़ती जाती है और न्यूक्लियस से जो उसका अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये कम होता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस कारण से साइज इंक्रीज होती है। ओके, नाउ आज हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से चेंज होता है या किस तरह से अपना ट्रेंड शो करता है। तो यहाँ पर पहले हम इसमें टेबल में लिख लेते हैं जो हमने बनाई है, और आप भी इस तरह से अपने एक पेज पर बना के रखें, सभी प्रॉपर्टीज को एक जगह लिख के रखेंगे तो आपको समझने में और लर्न करने में, याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम बात करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरह से ट्रेंड करता है, किस तरह से कम ज़्यादा होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। आपको पता है हमारे जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, उसके अलावा जो भी है उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम और फ्रांसियम, ये सब क्या है, आपके एल्कली मेटल्स हैं, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप आता है आपका, उसमें आपके बेरिलियम है, बोरॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये सब क्या है, आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल है। इसके बाद आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे क्या है, आपके जो 10 ग्रुप बने हुए हैं इसमें, ये सभी भी मेटल्स है, हैवी मेटल्स है, सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा, जो भी मेटल्स हैं सब इसके अंदर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। फिर उसके बाद आपके पी ब्लॉक आता है, तो पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर आपके मेटल्स भी हैं। फर्स्ट जो 30 नंबर का आपके ग्रुप है उसके अंदर आपके बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम आपके मेटल है, गैलियम है ना, ये भी आपके मेटल है। तो कुछ इसमें नॉन मेटल भी हैं और कुछ मेटल भी हैं और कुछ मेटेलॉइड्स भी हैं। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे नॉन मेटल्स हैं। तो ग्रुप के अंदर या आप कह सकते हैं पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर सब मेटल्स इधर नॉन मेटल। तो ऑन मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। एक पीरियड के अंदर एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज ऑन मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंक्रीजेस, बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि थर्ड चैप्टर के अंदर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा, और मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया। जनरल भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में आप क्या कहेंगे, मेटल क्या होता है, मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे आप, मेटल क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, जिनकी वैलेंसी +1 +2 +3 होती है। जनरली ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं, जिनको आसान भाषा में या एक टर्म के रूप में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जितनी आसानी से, है ना, हमने यहाँ पे पढ़ा है पहले कि आप ऊपर से नीचे जाते हो किसी भी ग्रुप के अंदर, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ती जा रही है, इसकी साइज बढ़ती जा रही है, और आपकी जो शील्डिंग इफेक्ट है ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वह न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, बहुत कम अट्रैक्ट हो रहा है, उसी को आप क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन दूर जाने के कारण आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर यूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अब न्यूक्लियस से बहुत कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना आसान हो जाएगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है, उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम या डाउन आते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किससे रिलेटेड है, मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पर यदि आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आपको इस टेबल को कभी भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में जब भी इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत अपने दिमाग में सोचेंगे कि भाई एटम की साइज जो होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वे आसानी से रिलीज हो सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होंगे तो वे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका होता है, मेटल्स का होता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ओके, ये आपको अच्छे से सीख लेना है। अपने मन में इन चीज़ों को आप बार बार दोहराएं, देखना, पढ़ना और सुनना ये अलग चीज़ है, और फिर उस चीज़ को अपने मन में रिवाइज करना एक अलग चीज़ है। तो यदि आप चीज़ों को कंसेप्ट से समझना चाहते हैं तो उनको अपने मन के अंदर उनको थोड़ा
एक दो बार दोहराने की कोशिश करें, मन में उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। देन आपके नेक्स्ट जो चीज़ है वह आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से बढ़ती है, कम होती है, तो पहला टेबल में फिल कर लेते हैं, फिर बाद में समझेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये अभी हम आगे समझ लेंगे। अभी टेबल को भरने के लिए हम लिख रहे हैं इंक्रीजेज और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीजेज। तो स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे आप, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो अब हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हमने काफ़ी बात की है इससे पहले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। हमने कहा ना, वैलेंसी में हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकलना पड़ता है ना। जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और वहीं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और उनका जुड़ना किसी भी एटम के अंदर वह किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो उसी के क्रम में आपके एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जितनी एनर्जी की आवश्यकता वहाँ पर होगी, उसको आप क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है ये एक अमाउंट है एनर्जी का। इट इज द अमाउंट of energy required to release one electron from the valence shell of any एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनन। तो आयनन मतलब आयन का बनना, आयन यहाँ पे वर्ड आ रहा है आयन। किसी भी एलिमेंट से, ये हमारा सोडियम है, ठीक है, नॉर्मल सोडियम है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये क्या बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन, कैटायन बन जाता है। तो आयन बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, किसी को डोनेट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वह आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो ये एलिमेंट की, हर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगी। किसी ने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, ठीक है, और किसी ने लूजली हेल्ड कर रखा है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि जो लोग बहुत धनी होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वे आसानी से दान करते हैं और उन्हें हम धनी कहते हैं, वे धनायन बनाते हैं। और जो गरीब होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वे ऋण लेते हैं, दूसरों से धन लेते हैं और क्या कहलाते हैं, ऋणी कहलाते हैं, और वे नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था। तो उसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब आप निकालेंगे, है ना, हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा
धनी तो होते हैं लेकिन कंजूस भी होते हैं। वे धनी तो हैं लेकिन कंजूस भी हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वे इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। या आप इनको यूँ भी समझ सकते हो कि जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ पर ये जो आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह बढ़ता जाता है। हर एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन बहुत छोटी जगह में न्यूक्लियस में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बड़ी स्फीयर में बाहर स्थित होता है। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वह क्या होता है, बढ़ जाता है और वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, तो उस कारण से जैसे जैसे हम पीरियड में इधर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटम की साइज छोटी होती है, डिक्रीज होती है, हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब कि वह एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा मांगेगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने वैलेंस शेल से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी will increase as in a period from moving left to right। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर किसी भी पीरियड में इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एटॉमिक साइज होती है वह छोटी होती जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस के साथ वे न्यूक्लियस से बंध जाते हैं, बॉन्डेड हो जाती है उनकी। तो इस कारण से एटम उस इलेक्ट्रॉन को छोटी मोटी एनर्जी लेकर नहीं छोड़ पाते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हर एटम की बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बोरोन की, वह किससे कम होती है, कार्बन से कम होती है। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होती है कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से कम होती है फ्लोरीन की। ठीक है, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है सारे। तो एक ही पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, यहाँ पर फ्लोरीन की होगी। तो इस तरह से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको 4-5 एलिमेंट दे देंगे, जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बोरोन है, फ्लोरीन है। वो कहेगा क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको इनको बढ़ते हुए आयनाइजेशन एनर्जी के क्रम में जमाना। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, पर जिन बच्चों को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण बढ़ती है। तो जब उसको ये सारी चीज़ें पता होगी तो इसको बहुत आराम से उसको सोल्व कर पाएगा। उसे देखते ही पता चल जाएगा कि एक ही पीरियड के एलिमेंट है। और जब हम इनको सीरीज में जमाते हैं तो सबसे पहले बोरोन आता है, फिर उसके बाद कार्बन आता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन आता है। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो वह इनको इस तरह से क्रम में जमा देगा। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा राइट साइड में होगा, और सबसे कम किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, राइट साइड वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को मोर टाइटली, मोर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उसको आयनाइजेशन एनर्जी की वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके आता है तो आप उसको जरूर सोल्व करें। ओके, अब हम बात करेंगे कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आपके जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज क्यों होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, इसका रिलेशन सीधा सीधा किससे है, एटॉमिक साइज से है। एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि जो नई नई शेल आती जा रही है नए नए एटम के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, और वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। ठीक है, देखो मेरी बात समझिए आप। जैसे ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें एक
फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, इसमें एक ही शेल है। फिर उसके बाद हम नीचे गए, इसमें 2 शेल आ गए। फिर और नीचे गए, इसमें 3 शेल आ गए। फिर और नीचे गए, इसमें क्या हो रहा है, 4 शेल आ गए, 3 और ये 4। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एक शेल की वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पर 1 शेल इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये हमको पता है पहले से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने सब समझ रखा है अच्छे से। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद ये आपका लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, ये आपके हाइड्रोजन है, इसमें 1 शेल है। ये आपके लिथियम है, इसमें 2 शेल है। ये सोडियम है, इसमें 3 शेल है। और ये पोटेशियम है, इसमें 4 शेल है। देयर आर 4 शेल इन पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि ये आपके चौथे पीरियड में आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, एक एक शेल बढ़ती जाती है, ये आपको पता है पहले से। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सभी के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यह न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्ट हो रहा है, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में है वह न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा इन कंपैरिजन टू पोटेशियम। पोटेशियम के देखो, ये जो वैलेंस शेल है, यहाँ पर सबसे बाहरी जो शेल है, 4th नंबर की शेल है, यह न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, 3 शेल्स और आ रहे हैं। तो उन शेल्स की यहाँ पर क्या हो रही है, शिल्डिंग हो रही है, वे उसको दूर धकेल रही है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वह किस पर ज़्यादा होगा, अंदर वाली सेल्स पर ज़्यादा होगा। अंदर वाली जो शेल है, इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। तो ये जो शील्ड बना रहा है, शील्ड का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, शील्ड का मतलब एक आवरण। तो बीच में यहाँ पर कई आवरण बने हुए हैं शेल्स के, उस कारण से जो आउटर मोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उस पर इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वह कम पड़ जाता है, जिस कारण यहाँ पर कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है इन कंपैरिजन टू अपर मोस्ट एलिमेंट। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से इसको सोचें। यदि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वे ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक एक शेल बढ़ती जाएगी और जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह कम होता चला जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो उस कारण से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज in a group from moving top to bottom। in a group जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, डाउन मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आई थिंक आपको ये जो चीज़ है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। कभी कभी इसकी यूनिट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी आप नोट करके रखें कि ये जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बहुत कम एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज बहुत कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या इसकी हम एक मोल से रिलेटेड रखें, एटम से बड़े क्या होते हैं, हमारे मोल होते हैं। एक मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मोल के अंदर एटम होते हैं, ये हमें पहले से पता है। तो वे हमारे आ जाते हैं किलो जूल में, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये दोनों इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल क्या है, यूनिट है किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। इसमें इसको नापते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यही यूनिट होती है।
ठीक है, तो देन इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से ट्रेंड करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं एक बार। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? आपको पता है? नहीं पता है तो हम अभी पता कर लेंगे। पहले आप इतना समझ लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे ट्रेंड करती है। तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से ट्रेंड करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम जाने पर ये क्या होगी? डिक्रीजेस। ठीक है, ये बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही ट्रेंड कर रहा है, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा लर्न करने की याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कंसेप्ट तो है ही सही अपने पास। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली होती क्या चीज़ है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। और यदि आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे तो 11th क्लास में आपको बहुत ईजी लगेगा पढ़ना। वहाँ पर ये चीज़ें बहुत आती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप मेजर करना भी पड़ता है हमें कुछ चीज़ों को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर रिक्वायर्ड भी आ सकता है और रिलीज भी हो सकता है, रिलीज to get an electron। अभी हमने बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है। सारे एटम तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो गेन करने के लिए भी यहाँ पर उनको किसकी आवश्यकता होगी? उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हो सकता है उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, या हो सकता है कि उस समय एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो। इट इज़ बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, हमने पढ़ा है पहले के फर्स्ट चैप्टर में आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। जब ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी इज रिलीज, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एंड व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जब उसमें अवशोषित की जाती है सिस्टम के द्वारा, तो हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो सकती है? यहाँ जरूरत भी पड़ सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और यहाँ पर रिलीज भी हो सकती है, बाहर भी निकल सकती है। तो जिस मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी या जिस मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो क्या दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी दिखाते हैं, उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपके 17 ग्रुप के एलिमेंट है, उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। उनको एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो वे क्या करते हैं? इसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आता है तो हो सकता है एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो, है ना, या फिर
हो सकता है कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो। तो ये एब्जॉर्ब और रिलीज कब होता है, या हायर क्लासेस में स्टडी कर पाएंगे। अभी आपको डेफिनेशन को समझना है और इसको लर्न करना है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी ऊर्जा की उनको आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा वे रिलीज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ओके, तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपने देखा है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है आपके पीरियड के अंदर लेफ्ट साइड में, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, अभी एटॉमिक ग्रुप के एलिमेंट्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वे इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो लिथियम के बाद बेरिलियम है। बेरिलियम क्या है? एक मेटल है। लिथियम भी मेटल है। बोरॉन क्या है? बोरॉन नॉन मेटल है। कार्बन भी नॉन मेटल है। और इनकी वैलेंसी की यदि हम बात करें, लिथियम की +1 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी +3 होती है, कार्बन की +, नाइट्रोजन की -3 होती है, ऑक्सीजन की -4, फ्लोरीन की -1। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल्स हैं, ये तो सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा? जिनकी वैलेंसी क्या होती है? माइनस में होती है। ये सब एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ठीक है, और ये लेने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हैं वे आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यह तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या हो गई? बहुत कम हो गई, 0 हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपने मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसकी -3 है, इसकी -2 है और इसकी -1 है। तो -3 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है? आपको पता होगा, आप पढ़ते हैं, -1 बड़ा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और हमारे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट होते हैं जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप हेलोजेंस कहते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या कहेंगे आप इनको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स करते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? बहुत तीव्रता के साथ, बहुत शीघ्रता के साथ विग्रियसली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उनकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ बढ़ रही है? इन अ पीरियड फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है साइज बढ़ती जाती है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो उस कारण से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बहुत आसानी से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, इसको आप एक बार और समझे यदि आपके कम समझ में आया है। हमने अभी क्या पढ़ा है कि जैसे हम मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर क्या बढ़ता जाता है? अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाह रहा है, इस वजह से उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। साथ ही यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें अंदर आना चाहता है तो वह क्या करेगा? यहाँ पर उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हायर अमाउंट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करने पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वह क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक।
तो आप कंसेप्ट को थोड़ा पकड़ के रखें। अब हम बात कर लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वैलेंसी और एटॉमिक साइज की, हमने पहले बात करनी थी। अब हम बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की। तो वो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं वही सब इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझें। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में जो आपके एक ख़ास बात लिखी गई है वह है एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। यहाँ पर लिखे गए हैं 20 वाले पैराग्राफ में, पेज नंबर 89 पर। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। ये एलिमेंट्स मेटलॉइड्स कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये जो आपके बनी हुई है सीढ़ी बनी हुई है एक पिंक कलर में, बोरॉन, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखने हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो गिव एग्जाम्पल ऑफ सम मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? वे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स, इधर मेटल्स हैं और इधर नॉन मेटल्स है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स शो करते हैं। दे आर इंटरमीडिएट। ओके, तो इसमें और कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें। सारी वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं और एक्स्ट्रा हमने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में टेक्स्ट बुक में इतना नहीं दिया गया है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से इसमें दिया गया है। और कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर दूँगा। तो आपका पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।